कृषि आधारित उद्योगों की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कृषि आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक सुविधाओं के बारे में, क्योंकि इसके बाद कृषि आधारित उद्योगों को लेकर आपके काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, उद्योग एक ऐसी जगह है जहां एक वस्तु को दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे गेहूं से मैदा, मैदा से बिस्किट। मतलब जो वस्तु अभी तक गेहूं के रूप में दिखाई दे रही थी, उद्योग में उसका रूप बदलकर बिस्किट कर दिया गया। ऐसे ही उद्योगों को चलाने के लिए कुछ जरूरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि पूंजी, मजदूर, या यहाँ पर आप कह सकते हैं स्किल्ड वर्कर्स, यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी मशीन को चलाने के लिए कौशलीकृत हैं। इसके अलावा यहाँ पर शक्ति के साधन, कच्चे माल की निकटता, परिवहन एवं बाजार की निकटता। अब यदि इन सब में हम सबसे पहले बात करें पूंजी के बारे में, तो पूंजी यानी कि कैपिटल सिर्फ कृषि आधारित उद्योगों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जिसके बगैर किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है। पूंजी के द्वारा ही उद्योगों के लिए भूमि, मशीनरीज और अन्य सभी वस्तुओं का इंतजाम किया जाता है। इसके बाद आते हैं मजदूर, जिन्हें आप सिर्फ मजदूर या वर्कर या स्किल्ड एम्प्लॉय या कौशलीकृत व्यक्ति जो चाहे नाम दे सकते हैं। इनके द्वारा ही उन उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया संपन्न की जाती है और मशीनों को चलाकर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। लेकिन इन उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए सबसे आवश्यक होती है बिजली। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ शक्ति के साधन के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में उपयोग की जाती है। और इन सबसे ज़रूरी होता है कच्चा माल। जी हाँ, कच्चे माल के बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ एक पॉइंट देख रहे होंगे, कच्चे माल की निकटता। अब ये कच्चे माल की निकटता क्या है? तो जहाँ उद्योग होते हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में ही इनके कच्चे माल का, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसका उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि जो उद्योग है उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति की जा सके। और जो उद्योग भी यदि लगाए जाते हैं तो ऐसे स्थानों के पास लगाए जाते हैं जहां पर वस्तुओं का उत्पादन आसानी से होता है और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति अच्छी तरह से हो सकती है। और जब यहाँ वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण हो जाता है तो इसे ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस वस्तु की आवश्यकता है उन व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है परिवहन एवं बाजार का, जिनके बगैर वस्तुओं का वितरण या लेन देन नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी सुविधाओं के द्वारा ही किसी भी उद्योग में आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और यदि आप यहां ध्यान दें तो उद्योग के लिए ये सारी वस्तुएं या सुविधाएं गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक उपलब्ध होती हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जहां इन उद्योगों को स्थापित किया जाता है वहां इन सभी और इनसे जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं का विकास बहुत तेजी से होने लगता है और वह स्थान शहर के रूप में भी बदल जाता है। लेकिन तब भी कृषि आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति कृषि के द्वारा ही संभव है और इसका उत्पादन गांव में ही संभव है, क्योंकि इसके लिए उद्योग की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और इसी कारण से आपको कोई भी कृषि आधारित उद्योग उस क्षेत्र के आसपास ही मिलेगा जहां उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो जहां चावल का उत्पादन होता है उसी क्षेत्र के आसपास चावल का उद्योग भी स्थापित किया गया होगा। तो ऐसे ही कृषि आधारित उद्योगों के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद ऑल ऑफ यू, मैं हूं सिद्धार्थ यादव और आपका स्वागत करना चाहूंगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन में। इससे पहले कि मैं बात करूं मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा चावल उद्योग के बारे में, यानी कि राइस इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको ये याद रह सके कि ये जो उद्योग मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये किस स्थान पर स्थापित हुए हैं और वहीं पर क्यों स्थापित हुए, आप किस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उद्योग है वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर इन्हें कच्चे माल की आपूर्ति यानी कि सप्लाई आसानी से हो जाए। अब यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चावल उद्योग के बारे में, तो जो चावल उद्योग है या ऐसे और भी अन्य उद्योग हैं ये वहीं पर स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर चावल
या अन्य उद्योगों से जुड़ा हुआ कच्चा माल उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाए। तो इसी वजह से हमें यह समझना होगा कि जहां पर भी उद्योगों को आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है, वहीं पर उसके आसपास के क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर चालू कर रहा हूँ चावल उद्योग। तो यहाँ पर चावल उद्योग यानी कि राइस इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल है धान। अब यहाँ देखते हैं हम धान के उत्पादक क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये है धान का उत्पादक क्षेत्र जो कि है पूर्वी मध्य प्रदेश। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये धान उत्पादक क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश ही क्यों है? मिट्टी और पानी की जो व्यवस्था है वो तो मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी है, लेकिन यहीं पर बस चावल का उत्पादन क्यों होता है? और यदि मैं यहाँ पे जो चावल उत्पादक जिले हैं उनके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, मंडला है, ये काफ़ी अच्छे चावल उत्पादक जिले माने जाते हैं। तो यहाँ पर यही जिले बस क्यों चावल उत्पादक जिलों के रूप में जाने जाती हैं? बाकी अन्य जिलों में इनका उत्पादन इतनी अच्छी तरह से क्यों नहीं होता है? देखिए यहाँ पर जरूर मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये धान उत्पादक यानी कि चावल उत्पादक जिले हैं, लेकिन ये अन्य जिलों में भी उत्पादित किए जाते हैं। ये जो चावल हैं अन्य जिलों में भी उत्पादित किए जाते हैं, लेकिन इनकी तुलना में यहाँ पर उत्पादन कुछ हद तक ज़्यादा और अच्छा होता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इन जिलों को आपके सामने प्रदर्शित किया है। अब लेकिन सवाल तो यही उठता है कि इन्हीं क्षेत्रों में क्यों? तो इसके लिए समझना होगा आपको धान के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को। कैसे? देखिए धान के उत्पादन की यदि मैं बात करूं तो इसके लिए मिट्टी बहुत ही विशेष नहीं होनी चाहिए। मिट्टी कोई भी हो, साधारण मिट्टी भी हो, तब भी धान का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन धान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सिंचाई। जी हाँ, चाहे आप सिंचाई किसी भी साधन से करें, यानी कि ट्यूबवेल से, नहरों के द्वारा, कुएं तथा तालाब के द्वारा सिंचाई करें, किसी भी माध्यम से करें, सिंचाई इसके लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा जो बरसाती पानी भी होता है, मतलब बरसात के द्वारा प्राप्त किया गया पानी होता है, उसका भी उपयोग इसमें सिंचाई के लिए किया जाता है। तो इस तरह देखें तो मध्य प्रदेश के अन्य जिले हैं वहाँ पर भी इस तरह का माहौल प्राप्त हो जाएगा। तो फिर सिर्फ इन्हीं जिलों में क्यों? तो उसके लिए आपको समझना होगा यहाँ पर की जो चावल है वो गर्म और नम जलवायु के मिश्रण से यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। वो कैसे भला? तो यहाँ पर समझिए कि जो धान की फसल है उसके लिए जो औसत तापमान है वो होना चाहिए 21 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और वहीं जो अधिकतम तापमान है वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो ये जिले हैं, ये कर्क रेखा यहाँ से जो इन जिलों से होती हुई जाती है कर्क रेखा, और जब यहाँ से कर्क रेखा जाती है तो ये जो जिले हैं ये विषुवत रेखा के पास वाले, यानी कि जो कर्क रेखा है उसके दक्षिण दिशा वाले जिले हैं, और यहाँ पर जो तापमान है वो धान उत्पादन के लिए अनुकूल होता है। इसी वजह से इन जिलों में धान का यानी कि चावल का उत्पादन किया जाता है। अब जबकि चावल यानी कि धान का उत्पादन इन क्षेत्रों में किया जाता है, तो इनके आसपास के क्षेत्रों में ही धान से जुड़ी हुई जो मिलें हैं यानी कि धान से जुड़े हुए जो उद्योग हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ये देखिए, ये जो आप अलग रंग से देख रहे हैं यानी कि हरे कलर से जो ये जिले देख रहे हैं आप, ये वो जिले हैं जहां पर चावल यानी कि धान की मिलें इस्टेब्लिश की गई हैं, जो चावल उद्योग है उसको स्थापित किया गया है। इन जिलों के अलावा भी अन्य जिलों में भी चावल उद्योग स्थापित हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख जिले हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ रीवा की, जबलपुर की, भोपाल की, इंदौर की। अब इंदौर यहाँ पर आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इंदौर एक इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ चावल उद्योग नहीं और भी कई सारे उद्योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये इंदौर में जो कहना चाहिए कच्चा माल है वो आसानी से यहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, और बहुत ही बड़ा हब है इंडस्ट्री को लेकर इंदौर। तो यहाँ पर आपको हर एक इंडस्ट्री लगभग देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं चीनी उद्योग के बारे में, यानी कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में। और चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है गन्ना को। तो यहाँ पर हम देखेंगे गन्ना उत्पादक क्षेत्र को। तो ये देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, जहाँ पर नरसिंहपुर प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। लेकिन फिर वही प्रश्न कि यहीं पर बस क्यों गन्ना का उत्पादन किया जाता है, तो उसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसकी परिस्थितियों को। देखिए, गन्ने के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत अहम होती है, लेकिन एक ऐसी दोमट भूमि यानी कि या कह सकते हैं यहाँ पर हम कि एक ऐसी दोमट मिट्टी जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था तो हो ही,
यहाँ पे जो जल का निकास है वो भी अच्छा हो, और सिंचाई के साथ साथ यहाँ जल निकास प्रणाली सही तरह से अगर काम करे तो गन्ने का उत्पादन काफ़ी अच्छी तरह से किया जा सकता है। लेकिन ये दोमट मिट्टी कैसी होती है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये समझिए कि जो दोमट मिट्टी है वो एक बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है। आप एक इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे ही हम दोमट मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें बालू मिली हुई होती है और ये जो मिट्टी होती है वो चिकनी होती है। और ये सारे लक्षण आपको जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ऐसी मिट्टी में 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष बालू होती है। दोमट मिट्टी की खासियत ये होती है कि इसमें बालू मिली हुई होती है, जिसकी वजह से इसमें आसानी से पानी और वायु प्रवेश करती है, और इसी वजह से जो इसकी उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मिट्टी अपनी कुल भार का 50% तक पानी सहेज कर रख सकती है, और इसके अलावा इस मिट्टी में पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं। और इस तरह आप यह समझिए कि ये जो मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाएगी। तो ये देखिए, जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी यहाँ से अनूपपुर से निकलती हुई, ये जो आप देख रहे होंगे बड़वानी के क्षेत्र से होती हुई गुजरात की तरफ चली जाती है, तो इन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाएगी। वहीं इसके अलावा जो यहाँ से चंबल नदी निकलती है इंदौर से, और ये मंदसौर वगैरह होते हुए मुरैना, श्योपुर जिलों में होते हुए उत्तर प्रदेश चली जाती है। तो ये जो प्रमुख नदियां मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जो केन है, बेतवा है, ये नदियां भी इन क्षेत्रों में दोमट मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो इन क्षेत्रों में जहाँ ये नदियाँ बह रही हैं, इन क्षेत्रों में आसानी होती है दोमट मिट्टी मिलना, और इसी वजह से यहाँ पर जो गन्ने का उत्पादन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैं अभी बता रहा था कि यहाँ से जो गई है नर्मदा नदी, तो इसके आसपास के ज़िलों में यहाँ पर आपको दोमट मिट्टी देखने को मिल सकती है, और ये वो मिट्टी है। इसके अलावा ये एक मध्यम काली मिट्टी भी है, तो काली मिट्टी जो कि गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल होती है, और यहीं से जो चंबल नदी गई है वो भी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, जो कि गन्ना उत्पादन के लिए काफ़ी अनुकूल है। तो इस तरह अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इन क्षेत्रों में इन मिट्टियों के द्वारा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और इस तरह जब आप ये समझ चुके हैं कि किस तरह यहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है, तो इन्हीं क्षेत्रों के आसपास आपको गन्ना से जुड़े हुए उद्योग स्थापित होते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, जो चीनी उद्योग है वो इन्हीं जिलों के आसपास आपको दिखाई देगा। जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रथम चीनी मिल की अगर मैं बात करूं, तो ये रतलाम, जो ये जिला देख रहे होंगे आप, यहाँ पर रतलाम है। यहाँ पर एक जगह है जावरा, यहीं पर चीनी मिल स्थापित की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल थी, और ये 1934 में स्थापित की गई थी। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, चा से चीनी, चा से 34। तो 1934 में चीनी उद्योग स्थापित किया गया था, यानी शुगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई थी रतलाम में। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि जो भोपाल शुगर मिल है, जो नाम तो भोपाल शुगर मिल है लेकिन ये पाई जाती है सीहोर में। तो ये जो सीहोर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर भोपाल शुगर मिल है। इसके अलावा जो देवास में स्थित है बरलाई शुगर मिल, और ग्वालियर में स्थित है डाबरा शुगर मिल, और उज्जैन में स्थापित की गई है सेठ गोविंद दास शुगर मिल। इसके अलावा जो मुरैना है, मुरैना में है कैलारस शुगर मिल, और जो मंदसौर है यहाँ पर स्थापित शुगर मिल को जीवाजी शुगर मिल के नाम से जाना जाता है। सो होपफुली चीनी उद्योग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जिसके लिए कच्चे माल के रूप में कपास का उपयोग किया जाता है। अब कच्चे माल के उत्पादन की बात की जाए तो ये जो कच्चा माल का उत्पादक क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है पश्चिमी मध्य प्रदेश। और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ही क्यों कपास का उत्पादन होता है, तो उसे समझ लीजिए कि यहाँ पर कपास के उत्पादन के लिए जो आवश्यक तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर की भी चाहिए होती है, और जो मिट्टी होती है वो काली होनी चाहिए। और ये क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये सारी ज़रूरतें जो कपास उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं वो पूरी होती हैं। यदि मैं यहाँ कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी जो क्षेत्र बताऊँ, ये सबसे ज़्यादा उत्पादक जिले हैं कपास के, उनकी बात करूं तो जो निमाड़ क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये जो निमाड़ क्षेत्र है, जैसे कि आपका खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये सब निमाड़ जिले हैं। तो यहाँ पर कपास का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में किया जाता है। अब जबकि कपास का उत्पादन इन क्षेत्रों में आसानी से हो जाता है, तो इन्हीं क्षेत्रों के आसपास यहाँ पे आपको सूती वस्त्र उद्योग की, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मिलें दिखाई दे जाएंगी।
यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश के सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल की, तो ये स्थापित की गई थी बुरहानपुर में 1906 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये असफल हुई थी। लेकिन 1907 में लगभग एक साल बाद ही इंदौर में स्थापित की गई थी सूती वस्त्र की जो मिल, वो काफ़ी सफल सिद्ध हुई और इसके बाद जो इंदौर है वो टेक्सटाइल हब बन चुका है अब। और इस तरह से इंदौर को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र माना जाता है। सूती वस्त्र के उत्पादन की अगर यदि मैं बात करूं तो देश में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान आता है सूती वस्त्र के उत्पादन में। वहीं मध्य प्रदेश में लगभग 60 से ऊपर मिलें सूती वस्त्र की यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्टैब्लिश हैं। सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण मिलों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर है कल्याण मिल जो कि इंदौर में स्थापित है। यहाँ पर देखिए आपको मैक्सिमम जो इंडस्ट्री दिखेंगी वो इंदौर में दिखेंगी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कॉटन इंडस्ट्री को लेकर सबसे ज़्यादा एस्टैब्लिश एरिया है वो है इंदौर। तो यहाँ पर जो प्रमुख मिलें हैं उनमें से हैं कल्याण मिल जो कि 1934-35 में स्थापित की गई थी इंदौर में। इसके बाद है स्वदेशी मिल जो कि 1928 से 29 के बीच में इंदौर में स्थापित की गई थी। इसके बाद है मालवा मिल जो कि 1907-08 में इंदौर में स्थापित की गई थी। और इसके बाद यदि हम बात करें हीरामल मिल तो ये उज्जैन में स्थापित की गई थी 1934-35 में, ये है उज्जैन। तो यहाँ पर स्थापित की गई थी हीरामल मिल। और बुरहानपुर में जो स्थापित की गई थी वो थी ताप्ती मिल 1906-07 के बीच में। इसके अलावा जो भोपाल है यहाँ पर भी द न्यू टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश की गई थी 1938-39 में। इन सब के अलावा 1963-64 में कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था उज्जैन में। तो ये काफ़ी प्रमुख उद्योग हैं जो सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है सोयाबीन उद्योग, और ये जो सोयाबीन उद्योग यानी कि सोयाबीन इंडस्ट्री है, इसके लिए कच्चे माल के रूप में ऑब्वियसली सोयाबीन का उपयोग किया जाएगा। और सोयाबीन के उत्पादन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर सोयाबीन के उत्पादन के लिए भी दोमट मिट्टी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, फिर भी आप एक बार और याद कर लीजिए कि दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के रूप में पहचानी जाती है, जिसमें बालू मिली हुई होती है और चिकनी मिट्टी मिली हुई होती है, और ये ज़्यादातर नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसी तरह आप ये देखिए, ये जो जिले हैं यहाँ से नर्मदा नदी बह रही है और इन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में आपको यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन दिखाई दे रहा होगा। अब यहीं पर बस क्यों सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है वह समझिए, क्योंकि नदियाँ तो और भी जगह बहती हैं, फिर सिर्फ इन क्षेत्रों में क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यदि जल जमाव और खारी और क्षारीय मिट्टी होती है तो वो सोयाबीन की खेती के लिए अनुकूल नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा अनुकूल माना जाता है किसके लिए, सोयाबीन के उत्पादन के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो कम तापमान है वो भी जो सोयाबीन का उत्पादन है उसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तो इसी वजह से इन क्षेत्रों में सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अब जबकि सोयाबीन का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है तो यहीं पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई उद्योग दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का तेल निकालने में जो सबसे बड़ा कारखाना है वो सिवनी में स्थित है। जी हाँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ा कारखाना है सोयाबीन का तेल निकालने का। और देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना भी कहाँ पर है, सिवनी में। यदि मैं बात करूँ मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन की रैंक में, तो देश में पहले स्थान पर आता है मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन को लेकर। इसके अलावा जो सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना है वो भोपाल में स्थापित किया गया है, और जो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना है वो उज्जैन में स्थापित है। वहीं हम बात करें केंद्र से सहायता प्राप्त सोयाबीन कारखाने के बारे में, तो इनकी स्थापना की गई है उज्जैन में और खरगोन में। खरगोन का जो बड़वा क्षेत्र है यहाँ पर केंद्र की सहायता से प्राप्त सोयाबीन कारखाने को स्थापित किया गया है। अब इसके बाद यदि हम बात करें वनस्पति घी उद्योग यानी कि वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री के बारे में, तो इसके लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी का। तो ये सारे कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं उन्हें समझ लीजिए। सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्र तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं और वो यहीं पर क्यों उत्पादित किया जाता है वो भी आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं मूंगफली के उत्पादन के बारे में। तो जो मूंगफली का उत्पादन किया जाता है वो ऐसी जगह उत्पादन किया जाता है जहाँ की मिट्टी बलुआ हो या बलुआ दोमट हो या हल्की दोमट हो। अब यहाँ पर समझना होगा आपको कि जो भूमि है वो जनरली दोमट होनी चाहिए और बलुआ होनी चाहिए, तभी यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन अच्छी तरह हो सकता है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि जहाँ पर भी नदियों का क्षेत्र प्रभाव होगा वहाँ पर आसानी से मूंगफली का उत्पादन किया जा सकता है, और ये वो सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन होता है। ये देखिए जो
पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ के कुछ जिले जैसे कि धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, इसके अलावा जो उत्तरी मध्य प्रदेश है उसमें शिवपुरी, टीकमगढ़, और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है उसमें छिंदवाड़ा, बैतूल और बालाघाट, इन सभी क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तिल उत्पादन को लेकर तो यहाँ पर भी बलुई और दोमट मिट्टी में ही तिल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये तिल उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पर आसानी से इन्हें बलुई तथा दोमट मिट्टी प्राप्त हो जाती है। ये देखिए यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और इनके आसपास के जिलों में ही तिल का उत्पादन होता है। यहाँ से जाती है चंबल नदी और यहाँ से जाती है केन और बेतवा नदी। तो ये जो तिल उत्पादक क्षेत्र हैं ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम सूरजमुखी उत्पादन क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सूरजमुखी की खेती रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में की जा सकती है, लेकिन जो सूरजमुखी की खेती है वो दोमट भूमि में यानी कि दोमट मिट्टी में ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं फसल पकने के लिए शुष्क जलवायु का होना काफ़ी आवश्यक माना जाता है। तो अब इस तरह देखिए कि यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और इनके आसपास के जिलों में यहाँ पर आपको आसानी से दोमट मिट्टी मिल जाएगी। इसके अलावा जो काली मिट्टी है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा प्रभाव छोड़ती है। लेकिन एक और बात याद रखिए कि यहाँ से गई है कर्क रेखा और कर्क रेखा के दक्षिण वाले जो जिले होते हैं वो शुष्क जलवायु वाले जिले होते हैं और जो सूरजमुखी के उत्पादन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इसी वजह से इन जिलों में सूरजमुखी का उत्पादन काफ़ी अच्छी तरह से किया जाता है। तो अब आप देख चुके हैं यहाँ पर सोयाबीन उत्पादक जिले, मूंगफली उत्पादक जिले, तिल उत्पादक जिले और सूरजमुखी उत्पादक जिले। तो इस तरह अब आप ये देखिए कि ये जो चारों फसलें हैं ये वनस्पति घी के उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जब ये फसलें इन क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है तो इन्हीं क्षेत्रों के आसपास आपको इनके उद्योग दिखाई देंगे। जैसे कि ये जो ग्वालियर वाला जिला आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर वनस्पति घी उद्योग है और ये काफ़ी पास है मूंगफली उत्पादक क्षेत्र के। वहीं यदि हम बात करें कि जो तिल उत्पादक क्षेत्र है वो भी इस ग्वालियर जिले के आसपास है। इसके अलावा जो विदिशा में गंजबासौदा है ये भी काफ़ी अच्छी तरह से जाना जाता है वनस्पति घी उद्योग के लिए और ये जो स्थान है ये तिल उत्पादक क्षेत्र के पास स्थित है, सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र के पास स्थित है और एक तरह कह सकते हैं कि मूंगफली उत्पादक क्षेत्र के पास भी स्थित है। तो विदिशा जिला भी आप समझ गए होंगे। इंदौर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो इंदौर है वो एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि इसके आसपास कोई उत्पादक क्षेत्र है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर जो तिल उत्पादक क्षेत्र है, सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है या मूंगफली उत्पादक क्षेत्र है या सूरजमुखी उत्पादक क्षेत्र है, चारों ही फसलों के उत्पादक क्षेत्र इंदौर के आसपास ही मिलेंगे। इसी वजह से यहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति काफ़ी अच्छी तरह से की जा सकती है। तो होपफुली इंदौर में वनस्पति घी उद्योग क्यों स्थापित किया गया है अभी आप ये समझ चुके होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें जो जबलपुर में वनस्पति घी का उद्योग है तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरजमुखी उत्पादक क्षेत्र है, इसके अलावा मूंगफली उत्पादक क्षेत्र है, सोयाबीन भी कुछ हद तक यहाँ पे आसपास उत्पादित किया जाता है जबलपुर के, और यहाँ पर तिल उत्पादक क्षेत्र भी है। तो ये चारों ही फसलों के उत्पादन क्षेत्र इसके आसपास हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है। तो इन सभी कारखानों या उद्योगों को आप अलग कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे कि ग्वालियर, विदिशा में गंजबासौदा और इंदौर और जबलपुर, ये सभी काफ़ी अच्छी तरह से वनस्पति घी के उद्योग को स्थापित किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं सरसों तेल उद्योग के बारे में, यानी कि मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्री के बारे में, और इसके लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है सरसों का। सरसों के उत्पादन की यदि मैं बात करूं तो इसके लिए रेतीली और मटियार मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर जो बलुई दोमट मिट्टी होती है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है सरसों उत्पादन के लिए। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सरसों उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर दोमट मिट्टी तो यहाँ पे भी प्राप्त हो जाएगी, जो नर्मदा क्षेत्र है वहाँ पे भी प्राप्त हो जाएगी, केन बेतवा क्षेत्र है वहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगी। फिर ये चंबल की घाटी के आसपास ही क्यों दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जो सरसों का उत्पादन है वो ठंडे क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी तरह से किया जाता है, और कर्क रेखा के उत्तरी दिशा में होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो शीत जलवायु के रूप में जानी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सरसों का उत्पादन काफ़ी अच्छी तरह से होता है। अब जबकि सरसों का उत्पादन इन क्षेत्रों में किया जाता है तो इन्हीं क्षेत्रों के पास आपको इसके कारखाने भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 25 लाख टन सरसों प्रतिदिन पेराई जाने की क्षमता वाली एक ऑयल मिल स्टैब्लिश की जा रही है मुरैना में।
काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, आप इसको याद रखिएगा कि एक ऑयल मिल इस्टेब्लिश की गई है कहाँ पर, मुरैना में, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 25 लाख टन सरसों प्रतिदिन पेराई। ये पेराई क्या होता है वो समझिए, जब सरसों से तेल प्राप्त किया जाता है तो इसे हम पेराई के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेशम उद्योग यानी कि सिल्क इंडस्ट्री के बारे में, और इसके लिए कच्चा माल होता है रेशम। अब रेशम की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में शहतूत, तसर, इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है, और जो रेशम उद्योग है वो भारत में कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता है। बात करें रेशम के उत्पादन क्षेत्र के बारे में तो यहाँ पर जो मंडला और जो बालाघाट है ये रेशम के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। जो वर्धा तथा पूर्णा नदी घाटियाँ हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से रेशम का उत्पादन किया जाता है। अब यदि हम बात करें रेशम उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर तो यहाँ पर 1 सितंबर 1984 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एक रेशम संचालनालय का गठन किया गया था, और इसके तहत मलबरी स्वावलंबन योजना, जो मलबरी है उसे हम सहतूत रेशम के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर मलबरी स्वावलंबन योजना के द्वारा मलबरी रेशम यानी कि सहतूत रेशम के विकास एवं विस्तार के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो सहतूत रेशम का उत्पादन है वो इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी मात्रा से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें वृद्धि की जानी बाकी है। इसके अलावा जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं ये तसर रेशम उत्पादक क्षेत्र हैं। इन सब के अलावा कृत्रिम रेशा उद्योग यानी कि सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री भी मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना जो कृत्रिम रेशा का है वो है पश्चिमी मालवा यानी कि उज्जैन में, जिसे हम ग्रेसिम मिल के नाम से जानते हैं। ये उज्जैन में नागदा में है। नागदा जो कि जल्द ही एक नए जिले के रूप में जाना जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि नागदा जिले को लेकर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो कृत्रिम रेशा उद्योग है इसका उपयोग कपड़े उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो जो कपड़ा औद्योगिक केंद्र हैं वो देवास, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में भी स्थापित किए गए हैं। इसके बाद आता है दलहन उद्योग यानी कि पल्स इंडस्ट्री। पल्स इंडस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें हैं जैसे कि चना, मटर, मसूर, अरहर, उड़द एवं मूंग, तो ये काफ़ी प्रमुख फसलें हैं दलहन उद्योग को लेकर, और इन सब दलहनी फसलों में चना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश चना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। और यदि मैं बात करूं दलहन उत्पादक जिलों के बारे में तो जो होशंगाबाद, हरदा, देवास, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, उज्जैन आदि जो जिले हैं वो प्रमुख दलहन उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। अब जबकि दलहन उत्पादक क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो इन्हीं के पास आपको दलहन उद्योग यानी कि पल्स इंडस्ट्री भी दिखाई देगी। जी हाँ, यहाँ पर जो इंदौर है, उज्जैन है और जो सागर हैं ये प्रमुख दलहन उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो थे वो उद्योग जो कृषि के द्वारा उत्पादित की गई फसलों पर आधारित थे, लेकिन ऐसे भी कुछ उद्योग हैं जो कृषि उत्पादक क्षमता को बढ़ाने से जुड़े हुए हैं और जिनकी स्थापना मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा की गई है। इनमें से यदि मैं प्रमुख उद्योगों की बात करूं तो यहाँ पर है खाद्य संयंत्र जो कि दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र है और इसकी स्थापना हुई है होशंगाबाद में। इसे हम एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कारखाने के रूप में जानते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कीटनाशक संयंत्र के बारे में तो यहाँ पर जो सागर है, सागर में बीना क्षेत्र जो जाना जाता है वो कीटनाशक संयंत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 10,000 टन पाउडर एवं 1 लाख लीटर तरल कीटनाशक औषधियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आता है भोपाल क्षेत्र जहाँ पर फल सब्जी संरक्षण के लिए जो फूड प्रोसेसिंग सेंटर है उसे इस्टेब्लिश किया गया है जहां 100 टन फलों का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा यहां पर एक जीवाणु खाद संयंत्र भी है जहां पर जीवाणु खाद तैयार की जाती है। इन सब के अलावा यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है जो कि है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है वह समझिए। तो ऐसे उद्योग जो कच्चे माल को या कच्चे खाद्य पदार्थ को मानव या पशुओं के लिए उपयोग में किए जाने वाले पदार्थों के रूप में बदल देते हैं तो उसे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा पहला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होशंगाबाद के बाबई ग्राम में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भिंड के मालनपुर क्षेत्र, होशंगाबाद के घिरोगी पिपरिया और मंडला के मनेरी, मंदसौर के जग्गाखेड़ी, छिंदवाड़ा के बोरेगांव और खरगोन के निमरानी गांव में ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं।
इसके बाद आता है मेगा फूड पार्क। और यदि मैं बात करूं पहले मेगा फूड पार्क की, तो पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था 12 फरवरी 2016 में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर, जो 2016 में उस समय इस मंत्रालय को संभाल रही थी, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, जो कि खरगोन के, ये जो आपको यहाँ पर एक जिला दिखाई दे रहा होगा खरगोन, इसके कसरावद क्षेत्र में पनवा गांव में स्थापित किया गया था। इसके अलावा जो अन्य मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं वो हैं मंदसौर का दालौद बाजार मेगा फूड पार्क, और साथ ही कटनी में स्थापित मेगा फूड पार्क। इसके अलावा जो देवास में स्थापित किया गया है वो एक निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा, कभी भी वनडे एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे सभी महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हो सके तो आप इन्हें नोट डाउन करिए, मैपिंग करिए, मैप में इन्हें बनाइए और इनकी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, और जितना हो सके आप इसे रिवाइज करिए। यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पुनः चलाकर देखें, निश्चित ही आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। और यदि तब भी समझ में नहीं आता है तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।